आइए हम लोग पांचवा अभिक्रिया को पढ़ते हैं, जो है मेरा अपचयन अभिक्रिया। क्या है मेरा? अपचयन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, क्या बोलता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। क्या होता है? सबसे पहले तो बोल रहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, उसका बढ़ना, और फिर हाइड्रोजन का घटना। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? घटना है। जब हाइड्रोजन घटता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और इसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है इसमें? तो किसी पदार्थ में उसके ऑक्सीजन का वृद्धि होना और साथ ही साथ हाइड्रोजन का घटना, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझने वाले हैं। क्या कहता है? C+O2 जब रिएक्शन होता है CO2 बनता है। क्या हो रहा है इसमें? तो हम लोग सीधा देख रहे हैं क्या बन रहा है इसमें। पहले तो बोल रहा है ऑक्सीजन का वृद्धि हो जा रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये रिएक्शन पूरी सार्थक करता है ऊपर वाले डेफिनेशंस को। अब नीचे एग्जाम्पल और देता है, बोलता है C2Cu+O2 आफ्टर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन 2CuO। आफ्टर रिएक्शन क्या है? 2CuO। उसके बाद हम लोग आते हैं अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में जस्ट इसका ही अपोजिट है। ये क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या बढ़ रहा था मेरा? तो इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रहा था। लेकिन जब हम लोग ये अपचयन वाले में आते हैं तो ये क्या दिखाता है मेरा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो हाइड्रोजन मेरा बढ़ रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन घट रहा है। कौन से वाले में? तो अपचयन वाले में। और उपचयन वाले में क्या हो रहा था? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी या फिर ह्रास हो जाता है। और फिर हम लोग अपचयन में आते हैं तो बोलता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। क्या कहता है? CuO+H2, और जब हम इसमें हीट डाल रहे हैं, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या मेरा बन के दे रहा है? Cu+H2O। Cu+H2O। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जब ब्रैकेटिंग किए हैं वो ब्रैकेटिंग क्या शो कर रहा है। तो देखते हैं H मेरा यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना? हाँ, और ये वाला शो कर रहा है, यहाँ ऊपर वाले से शो कर रहा है उपचयन अभिक्रिया को, और नीचे वाले से शो कर रहा है अपचयन अभिक्रिया को। और ये जब दोनों रिएक्शन को शो करता है तो इसको ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक नंबर के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको करते हैं? तो जो अपचयन और उपचयन दोनों को दिखाता है। ठीक है, वेरी नाइस। आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रकार अपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम लोग देखेंगे, सॉरी अपचयन नहीं है, उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभिक्रिया तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा बात, इसमें प्रभाव क्या पड़ते हैं, कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग इसको बचाव कर सकते हैं, क्या उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे, जानेंगे। क्या बोलता है कि हमारे दैनिक जीवन में अपचयन के प्रभाव, क्या प्रभाव है? तो पहला प्रभाव हम लोग देखते हैं क्या? तो संक्षारण में। अब संक्षारण क्या होता है भाई? तो संक्षारण भी पहले बता चुके थे क्या, कि जब भी कोई धातु में ऊपरी वाली परत कमजोर हो जाती है, क्या होती है? कमजोर रहती है। अर्थात हम लोग सीधा लोग देखें ना, तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जब मान के चलते हम लोग लोहा को लेते हैं, लोहे के रॉड या फिर कोई भी मेटल, लोहे की कोई भी वस्तु देखें तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि ऊपर एक ब्राउन कलर का, भूरा कलर का एक परत जम जाता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसको खत्म कर रहा है, संक्षारण कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसको कमजोर बना रहा है, ठीक ना? तो क्या होता है जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, घट जाती है, ठीक ना? तो उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लगाते हैं तो देखते हैं लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। हाँ, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हम लोग देखते हैं अपने आम जीवन में कि क्या होता है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता ही लगता है। आगे आते हैं चांदी के ऊपर काली परत जमना। ये चीज हम लोग साफ देख सकते हैं। अगर चांदी का कोई वस्तु है, अगर हम उसको बहुत दिन से ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर अम्ल के संपर्क में आता है, या फिर आर्द्रता, मॉइस्चर वाले हवा या पानी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? उसके ऊपर एक काला सा परत जम जाता है। कैसा परत जम जाता है भाई? तो काला सा परत जम जाता है। अब आगे बोलते हैं हम लोग तांबा वाले बर्तन में। तांबा वाले बर्तन हो गया, या फिर कोई भी बर्तन ही नहीं, और बहुत सारे धातु में बहुत सारी चीज होती है, सिर्फ बर्तन ही नहीं बोल सकते है ना। तो उसमें क्या होता है? ऊपर एक हरा कलर का परत जम जाता है। ध्यान दीजिएगा,
क्या होता है, हरा कलर का परत जम जाता है और ये उसको धीरे धीरे खराब कर रहा है, उसको परत को कमजोर कर रहा है। जैसे जैसे वो परत हटाएंगे हम उसको फ्रेश करने के लिए उसका परत को ही हटाएंगे। अब परत को हटाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उससे हटेगा, मतलब वो कुछ उसकी मोटाई में कुछ कमी होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर आयरन का कुछ, लोहे का कुछ मेटल वस्तु रहती है, तो जब भी हम लोग रस्ट को हटाते हैं, जंग को हटाते हैं, तो उसको हम लोग घिसते हैं। घिसने के कारण क्या होता है, उसकी मोटाई पे हल्का सा ही कमी क्यों ना आती, लेकिन आती तो है। तो इस कारण हम लोग देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। इसको हम लोग सीख चुके हैं संक्षारण होता क्या, लेकिन आप लोग देखेंगे इसमें बचाव क्या कर सकते हैं। तो हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं कि जैसे घर में लोहे की वस्तु पे जंग लग रहा है तो दुकान से जाएगा और बोलेगा चलो इसमें पेंट चला देते हैं। क्या करता है, पेंट चला देते हैं। तो भाई हम बर्तन में, खाने वाले बर्तन में पेंट नहीं चला सकते हैं, तो हम लोग पेंट नहीं चला सकते, उसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ये उसी पे ये टॉपिक है मेरा, इसमें समझेंगे। इसमें उदाहरण हम लोग देखे थे क्या, लोहे की वस्तु पे जंग लगना, दूसरा चांदी के ऊपर काली परत जमना, तीसरा है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। आगे बोलता है इसके बचाव, ये सब ना हो उसके लिए हम लोग क्या बचाव कर सकते हैं, यसद लेपन कर सकते हैं। उसके यसद लेपन को ही गलवान्वीकरण कहा जाता है। इसको हम लोग सीधा तौर पे समझे कि कोई मेटल पे क्या करते हैं, जस्ता, जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, जिंक का क्या जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है। दूसरा है उत्लेपन और तीसरा है हम लोग पेंट करके। क्या करते हैं हम लोग, पेंट करके, कोई भी वस्तु में हम लोग पेंट करके क्या करते हैं, उसको संक्षारित होने से बचाते हैं, उसको वैल्यूएबल बनाते हैं। ये ना कि उसको छोड़ दिया जाए तो वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाए, खराब हो जाए। आप लोग देखते हैं कि अक्सर जब कोई पानी वाले जगह में लोहे की गेट या फिर दरवाजा रहता है तो वो अक्सर वहां जंग बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाता है। क्यों, क्योंकि वहां हवा के साथ पानी के संपर्क में आ रहा है हमेशा वो, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो संक्षारित होकर धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और लास्टली वो डेड हो जाता है। कहने का मतलब वो पूरा खत्म होने के कगार पे आ जाता है। और उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, तो सबसे पहले हम लोग कोटेड वस्तु को यूज कर सकते थे। लोहे का मेटल ना यूज करके क्या करते, कोई कोटेड वस्तु यूज करते। कोटेड मतलब कहने का मतलब है जिंक के परत को चढ़ाया वस्तु यूज करते। नहीं तो फिर दूसरा क्या, उसको लोग पेंट करके बहुत दिन तक बचा सकते थे, पेंट करके, और फिर विद्युत लेपन करके भी इसको लोग बचा सकते थे। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे रस्ट इतना उसमें भारी पड़ जाता है कि वो गेट और दरवाजा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। नीचे का भाग उसमें खाली हो जाता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, खाली हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसी के बारे में देखेंगे, इसका दूसरा उदाहरण को देखेंगे। एक और बात है कि ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, इसके बाद मैं सारा क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में वो एक एक करके मैं पूरा कराऊंगा। उसको ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और आपका अपने एकेडमिक एस्टिमेट को पूरा जल्दी से ग्राफ को बढ़ाइए और चीज सीखने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब चयन के दूसरे उपयोग में हम लोग आते हैं तो देखते हैं क्या, पहला तो संक्षारण था, लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में इसका दूसरा उपयोग करते हैं तो देखते हैं हम लोग विकृत गंधिता को। क्या देखते हैं, विकृत गंधिता को। विकृत गंधिता होता क्या है, कहता है विकृत गंधिता वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है कि विकृत गंधिता में जब भी कोई तैलीय वस्तु या फिर वसा युक्त वस्तु क्या होता है, वायु के संपर्क में आता है तो उसके गंध और स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब इसको लोग बचाने का क्या उपाय कर सकते हैं, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं, एक तरह की हम लोग घर में जो खाना अधिक बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले फ्रिज में रख देते हैं। चलो भाई फ्रिज में रखते हैं, मतलब उसको ठंडा करके शीतलन करके उसको हम लोग ज्यादा देर तक रख सकते हैं। पहला विधि हो गया इसको बचाने के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसा जगह जहां हम लोग क्या करते हैं, वायु के संपर्क में उसको नहीं आने देंगे, उसको ढक के रखेंगे। ढक के रखने पर भी कभी ना कभी चल जाएगा, तो इसको हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा स्थान में रखे जाए वायु न जाए। दूसरा क्या बोलता है, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, ऐसा बर्तन का यूज जिसमें वायु उसके संपर्क में ना आ जा सके। ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा, अगर वायु नहीं है तो उसमें हम क्या वायु प्रवेश ना होने थे, नाइट्रोजन गैस का प्रवेश होने थे तो उसको बचाया जाता है। नाइट्रोजन गैस अत्यंत ठंडा होता है, जिसके कारण हम लोग पहला लास्ट एग्जाम्पल जो शीतलन विधि है, ठंडा रखने वाला विधि है, वो क्या करता है, वो यूज हो जाता है, मतलब उसको ठंडा रखता है, जिससे क्या होता है, विकृत गंधिता नहीं होता है, मतलब उसके वायु के संपर्क में आएगा ही नहीं, तो उसका स्वाद में परिवर्तन होगा, न गंध में परिवर्तन होगा और वो खाना फ्रेश रहेगा। ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, जब लोग बता चुके थे शीतलन वाला, मतलब कि वो रेफ्रिजरेटर में रख के उसको ठंडा रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, वो खाने को हम लोग अधिक से अधिक देर तक बचा सकते हैं, गंध परिवर्तन होने से, या फिर बात करते हैं हम लोग स्वाद में परिवर्तन होने से, ये सबसे हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। आप लोग बात करने वाले थे ये
चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करने वाले थे, इसका जो बचा हुआ रेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है सबको हम लोग वन बाय वन क्या करने वाले हैं तो कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोग है। और साथ ही साथ हम लोग जो सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या हम लोग नहीं जानते थे कि खाना को कैसे बचा सकते, जानते थे, लेकिन हम लोग एक मेथड से या फिर एक विशेष विधि के द्वारा सीख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा सीखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही कुछ ही दिनों में आपको एक और इसके चैप्टर के रिलेटेड वीडियो जारी हो जाएगा, जिसमें आप लोग इसमें सारा क्वेश्चन को मिलेगा, सीखिएगा, समझिएगा। लास्ट में एक ही चीज, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए।